जय हिंद साथियों, फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। फिजिक्स में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण। जैसे अगर आप विद्युत धारा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों चालक क्या है, अर्धचालक क्या है, सुचालक क्या है, कुचालक क्या है। विद्युत गिरती है जब तो किस तरह आपको प्रभावित करती है, जब विद्युत गिरती है बारिश के समय कैसे प्रभावित करती है, कैसे आप उससे बच सकते हैं, अभी मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। और विद्युत धारा, उसके प्रभाव और किस तरह आवेश होता है, धन आवेश, ऋणावेश, ये कैसे काम करते हैं, कैसे एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं और कैसे प्रतिकर्षित करते हैं। विद्युत चुंबकीय बल होता है दोस्तों, किस तरह वो गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित होता है। आइए देखते हैं, कुछ प्रश्न देखेंगे, उसके बाद टॉपिक देखेंगे दोस्तों। आइए हम कुछ प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आइए कुछ सवाल देखा जाए दोस्तों, ठीक है? कुछ सवाल देखते हैं। अच्छा, अब देखिए, आपने देखा होगा दोस्तों विद्युत उपकरणों को जब हम प्लांट करते हैं, सेटअप बनाते हैं उसका, तो हम अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। हम किसका इस्तेमाल करते हैं? अर्थ का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है अर्थ? इससे एक संबंधित सवाल लेते हैं। एक सवाल लेते हैं कि विद्युत उपकरणों में, क्वेश्चन क्या है? विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है। अब ये जानना है कि कहां अर्थ का उपयोग या प्रयोग होता है। अर्थ आप समझ रहे हैं, अर्थ जो विद्युत उपकरणों में इस्तेमाल किया जाता है, इसका मीनिंग मतलब नहीं है, ठीक है? अब देखिए, इसका जब हम सही जवाब देखेंगे, 4 ऑप्शन रहेगा। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? सुरक्षा के लिए। किसके लिए? सुरक्षा के लिए। अर्थ का प्रयोग किस तरह होता है? सुरक्षा के लिए होता है, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए दोस्तों, एक अगला सवाल देख लेते हैं। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। 3 पिन, बहुत व्यवहारिक प्रश्न है दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 पिन, ये प्रश्न पूछा गया है। 3 पिन प्लग में, 3 पिन बिजली के प्लग में, बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। सबसे लंबी बिजली के पिन को जोड़ना चाहिए। कहां जोड़ना चाहिए ये जानना है हमको, ठीक है? 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी जो है बिजली के पिन को कहां जोड़ना चाहिए? ऑप्शन रहेगा आधार सिरे में, दूसरा सजीव सिरे में, तीसरा रहेगा उदासीन सिरे में, और चौथा किसी भी सिरे से आप बिजली के, लंबी वाली बिजली के पिन को जोड़ सकते हैं। तो इसका जो जवाब होगा आधार सिरे से। आंसर क्या आएगा? आधार सिरे से, ठीक है? ये हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है? क्लियर हुआ? अब सवाल पूछेगा एक और सरल सवाल देखते हैं। जैसे पूछ लेगा दोस्तों, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? क्वेश्चन होगा सर्वाधिक विद्युत
चालकता वाला तत्व क्या है? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? ठीक है, अब इसमें ऑप्शंस होगा दोस्तों। ठीक है, चांदी हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, कापर हो सकता है, तांबा हो सकता है, तो जैसा ऑप्शन हो, लेकिन सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है चांदी में। आप ये चीज जान लीजिए, ऑप्शन में अगर चांदी है तो आप क्या मारेंगे? चांदी। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालकता, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है चांदी। क्लियर हुआ? चलिए दोस्तों, ऐसे जो है सवाल पूछेगा आपको, और मान लीजिए पूछेगा जैसे एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। एक सवाल और देख लेते हैं, बल्ब से विद्युत धारा से संबंधित है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं। ठीक है, 2 बल्ब हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। एक बल्ब दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है, मतलब दोनों समान प्रकाश नहीं दे रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है। अब आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, या आप मान के चलिए इसका कारण क्या है। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, एक दूसरे से अधिक प्रकाश दे रहा है, तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब यह है कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। रेजिस्टेंस अधिक है दोस्तों, क्या है? रेजिस्टेंस अधिक है। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब प्रतिरोधकता ज्यादा है, तो वो बल्ब कम प्रकाश देगा, जिसमें प्रतिरोधकता कम होगी वो ज्यादा प्रकाश देगा। तो इस तरह के सवाल हल करने के लिए हमें समझना होगा कि प्रतिरोधकता क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कौन सा और क्यों जो तत्व होता है वो विद्युत चालक होता है, कोई ऐसा होता है जो कुचालक होता है, कोई अर्धचालक होता है। ये चीजें हम देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, एक एक करके देखेंगे वो चीजें जो हमारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। आइए सरल भाषा में उन छोटी छोटी चीजों को समझा जाए। ठीक है, चलिए। आवेश, ठीक है, आवेश, विद्युत आवेश के प्रकार। आवेश आपको पता है दोस्तों, आवेश जो है आपको पता है। ठीक है, तो आवेश के प्रकार हम देखेंगे जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है। ठीक है, आवेश के प्रकार देखना है। टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखना है दोस्तों हमको। अब देखिए कैसे हम देखेंगे, जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो क्या होता है, जब मान लीजिए घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है, जब घर्षण से विद्युत उत्पन्न की जाती है तो क्या होता है, तो जो वस्तु रगड़ी जाती है, और जो वस्तु जिस वस्तु पर रगड़ी जाती है, ठीक है, तो जो वस्तु रगड़ी जाती है और जिस वस्तु पर
रगड़ी जाती है। ठीक है, क्या होता है, दोनों में ही समान परिमाण में विद्युत उत्पन्न होता है, दोनों में समान परिमाण में। ठीक है, विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कंघी है और बाल है। आपने देखा होगा पिछली कक्षाओं में, छोटी कक्षाओं में आपने देखा होगा, उदाहरण दिया जाता है तो कंघी में अगर आप बाल में कंघी को रगड़ेंगे तो क्या होगा, दोनों में समान परिमाण में विद्युत आवेश क्या होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, दोनों में समान आवेश में समान मात्रा में आवेश उत्पन्न होता है। एक चीज तो ये हो गई। ठीक है दोस्तों, लेकिन इन दोनों वस्तुओं पर उत्पन्न आवेशों की प्रकृति, परंतु इन दोनों वस्तुओं में उत्पन्न आवेशों की प्रकृति जो होती है, जो उसका नेचर होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है। मतलब क्या होगा, एक वस्तु जो रगड़ी जा रही है और जिस पे रगड़ी जा रही है, दोनों में समान आवेश नहीं होगा, दोनों में आवेश तो एक परिमाण में उत्पन्न होगा, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग होगी। ये जानने का मतलब है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि किस तरह होगा वो आवेश की प्रकृति, किस तरह होगी ये समझते हैं। आवेश की प्रकृति किस तरह होगी ये समझते हैं। एक वस्तु पर के आवेश को ऋण आवेश कहते हैं, एक वस्तु पर के आवेश को ऋण आवेश मतलब निगेटिव चार्ज कहते हैं और दूसरे, एक तो हो गया निगेटिव चार्ज, और दूसरी वस्तु पर के आवेश को धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। मतलब एक वस्तु पर ऋण आवेश पैदा होगा, दूसरी पर क्या पैदा होगा, निगेटिव चार्ज या ऋण आवेश। बस दोस्तों आपको ये बताना था कि इस तरह जो है आवेश उत्पन्न होते हैं। ठीक है, आवेश के लिए धनात्मक और ऋणात्मक पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, ये परीक्षा में पूछा गया है। आवेशों के लिए, ठीक है, मतलब दोनों जो आवेश हैं, आवेशों के लिए ऋणात्मक और धनात्मक पदों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। ठीक है, किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गई। आवेशों के प्रकार आपने समझ लिया और इनके लिए धनात्मक और ऋणात्मक पदों का प्रयोग किसने किया, ये चीज आपने समझ ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं और हम अब समझेंगे, क्या समझेंगे,
सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण। अब आवेशों में प्रतिकर्षण और आकर्षण को समझेंगे किस तरह ये काम करता है, ठीक है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण, लाइक चार्ज, ठीक है। लाइक जो चार्जेस होते हैं उनको समान आवेश कहते हैं या सजातीय कहते हैं। तो सजातीय आवेशों मतलब लाइक चार्जेस में प्रतिकर्षण को हम क्या कहेंगे दोस्तों? रिपल्शन होता है इसमें, ठीक है, रिपल्शन। अब देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण या लाइक चार्जेस में रिपल्शन कैसे होता है दोस्तों? धन आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं? धन आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। धन आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। और ऋण आवेशित वस्तुएं भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब एक दूसरे को का मतलब यह हुआ कि अगर माइनस माइनस है तो इसमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा या रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन। इसी तरह अगर प्लस और प्लस है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा या रिपल्शन होगा, ठीक है। क्या होगा? रिपल्शन या प्रतिकर्षण। मतलब समान आवेश होगा तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होगी? रिपल्शन की, ठीक है। बात क्लियर हुई? चलिए अब देखिए दोस्तों, अगर इसी का विजातीय होगा तब क्या होगा? अब यही आप देख लीजिए कि अगर ये विजातीय होगा, ठीक है, यही देख लेते हैं। आइए देख लेते हैं विजातीय। विजातीय मतलब अनलाइक चार्जेस। विजातीय अनलाइक चार्जेस, ठीक है। में क्या होगा? आकर्षण होगा। में आकर्षण कैसे? अब यहां देख लीजिए, धन आवेशित ऋणावेशित कणों को आकर्षित करते हैं और यहां क्या होगा? ऋणावेशित धनावेशित कणों को आकर्षित करते हैं। मतलब ये क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन, ठीक है। मतलब अगर प्लस है, ठीक है, ये किसके संपर्क में आता है? माइनस के, तो क्या होगा? आकर्षण होगा या अट्रैक्शन होगा, ठीक है। यहां भी वही होगा, अट्रैक्शन होगा अगर माइनस जो है प्लस के संपर्क में आता है, ठीक है। माइनस
प्लस के संपर्क में आए या प्लस माइनस के संपर्क में आए, दोनों में अट्रैक्शन होगा। यह है विजातीय अनलाइट चार्जेस में आकर्षण का गुण। ठीक है, अनलाइट चार्जेस में आकर्षण का गुण। क्लियर हुआ? चलिए, हमने आवेश देखा और इनके दोनों गुणों को समझा। चलिए ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है, इसी में हम देखेंगे आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। क्या देखेंगे? इस सिद्धांत के जनक कौन है दोस्तों? आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किसकी वजह से उत्पन्न हुआ है? इसमें योगदान किसका है दोस्तों? थॉमसन का है, रदरफोर्ड का है। ठीक है, रदरफोर्ड का है और नील्स बोर का है। आपको इसमें जानना क्या है, बहुत अंदर तक चीजें नहीं समझनी है, बस सरल भाषा में आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये समझ लेना है कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ी जाती है तो क्या होता है, पहली वस्तु के परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निकल के दूसरी वस्तु के परमाणु में चले जाते हैं। ठीक है, पहली वस्तु के जिससे रगड़ रहे हैं आप, दूसरी वस्तु, तो यहां इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चले जाते हैं इसके परमाणु में। ठीक है, तो यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, ये हो जाती है वस्तु धन आवेशित, इलेक्ट्रॉनों को खोके, और ये हो जाती है ऋण आवेशित, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करके। बस इतना समझना है, बहुत है आपके लिए। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत यही है, जब दोनों को रगड़ते हैं तो एक वस्तु की बाहरी सतह पर, ठीक है, जो परमाणु होते हैं उनसे निकल के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु के परमाणु में चले जाएंगे। यहां चले जाएंगे इसमें, जैसे एक वस्तु ये है, एक वस्तु ये है, तो ये क्या हो जाएगी, ये माइनस चार्ज हो जाएगी, ये प्लस चार्ज हो जाएगी। बस इतना समझ लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कहेंगे दोस्तों? किसी जगह विद्युत से आविष्ट अगर रहती है, किसी जगह विद्युत से आविष्ट, ठीक है, वस्तु अगर रहती है, अगर रहती है तो क्या होगा दोस्तों, इसका प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र पर पड़ता है। इसका प्रभाव उसके चारों ओर सीमित क्षेत्र पर पड़ता है। ठीक है, सीमित क्षेत्र पर पड़ता है। अब यही क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। इसी क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, अब इस पे जो है क्या होगा, इसके चारों तरफ, ठीक है, एक सीमित क्षेत्र तक क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। चारों ओर एक सीमित एक क्षेत्र होगा, लिमिटेड क्षेत्र होगा, जिसमें उस विद्युत का प्रभाव होगा, और वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। बस यही समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब देखना है विद्युत बल रेखा।
एक एक करके हम छोटी छोटी चीजों को समझ लेंगे। विद्युत बल रेखा। दोस्तों विद्युत बल रेखा क्या है? विद्युत बल रेखा जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये क्या है दोस्तों? विद्युत बल रेखा वह पथ है। ये क्या है? बल रेखा वह पथ है, वह पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है। जिस पर एक स्वतंत्र धन आवेश जो पॉजिटिव चार्ज है चलता है, या तो चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है, या फिर चलने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। अतः विद्युत बल रेखा वह वक्र है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र को बताती है, ठीक है। वह पथ है जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है। बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। ये बल रेखाएं जो होती है दोस्तों समतल में ना होके माध्यम में प्रत्येक दिशा में होंगी, ठीक है। ये प्रत्येक दिशा में होंगी। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, चालक। चालक से सीधे सवाल पूछता है। अब चालक को बहुत अच्छे से हम समझेंगे। आइए देखते हैं चालक। चालक या कंडक्टर। चालक या कंडक्टर समझते हैं। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह क्या होता है? सरलता से होता है। होता है किससे होता है? सरलता से होता है। तब क्या होगा? उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें चालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे दोस्तों? चालक कहेंगे। अब चालक में कौन कौन वस्तुएं चालक आएंगी, कौन कौन से पदार्थ चालक में आएंगे, तो देख लीजिए, ध्यान से नोट कर लीजिए। कौन कौन होते हैं चालक? लगभग सभी धातुएं, लगभग सभी धातुएं, ठीक है। दूसरी चीज, अम्ल हो गए, क्षार हो गए, अम्ल, क्षार और लवणों के जलीय विलयन, लवणों के जलीय विलयन मतलब पानी अगर है उसमें लवण घुले हैं तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? चालक है, ठीक है। मानव शरीर, मानव शरीर भी क्या होता है? विद्युत आवेश का क्या होता है? चालक होता है। और सभी धातुओं में दोस्तों हमने पहले वाले प्रश्नोत्तरी में ही देख लिया था कि चांदी जो होता है सर्वोत्तम चालक होती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। ये सवाल पूछा गया है। तो जो सिल्वर होती है, सिल्वर क्या होती है? विद्युत आवेश का
सबसे बेहतरीन चालक। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नॉन कंडक्टर देख लेते हैं। नॉन कंडक्टर मतलब अचालक। नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर मतलब क्या हुआ दोस्तों? अचालक। जिन पदार्थों से होकर, जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता, आवेश का प्रवाह नहीं होता। अब जिनसे आवेश का प्रवाह होता है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। तो जाहिर सी बात है अचालक वो होंगे जिनसे होकर जो है आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल सरल चीज है। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अचालक कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? अचालक या नॉन कंडक्टर। अब कौन कौन से अचालक हैं ये देख लीजिए। लकड़ी है, रबर है। अब आपने देखा होगा कि जब जो है कोई बोर्ड बनता है तो लकड़ी का होता है ताकि वो अचालक का काम करे। रबर लगे होते हैं, कुछ विद्युत जिसमें प्रवाह हो सकता है वहां बचाने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से क्या लगाया जाता है? रबर लगाया जाता है। ठीक है, कागज, अभ्रक, कागज भी इसका क्या है? अचालक है। अभ्रक, अभ्रक भी क्या है दोस्तों? क्या है? अचालक है। ठीक है, शुद्ध आसुत जल, शुद्ध आसुत जल। अगर दोस्तों जल से जो है सारे लवण निकाल दिए जाएं और वो आसुत जल बन जाए तो आसुत जल से होके जो है इसका प्रवाह नहीं होगा, आवेश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया है कि लवणों का जलीय विलयन होगा तब जो है चालक होगा वो। इसका मतलब लवण क्या करते हैं? वो चालक का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पानी में मिनरल्स नहीं होंगे, लवण नहीं होंगे, तब वो कुचालक हो जाएगा या अचालक हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध आसुत जल अचालक होता है और लवण युक्त जल क्या होता है? चालक होता है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये जो है उदाहरण है अचालक वस्तुओं के या पदार्थों के। ठीक है, अब देख लेते हैं अर्धचालक। अब एक पदार्थों की ऐसी भी श्रेणी है दोस्तों जिसे अर्धचालक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। अब ये अर्धचालक क्या है? नाम से ही आपको पता होगा कि कुछ गुण जो है चालक के होंगे, कुछ अचालक के होंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसमें क्या है? इनकी विद्युत चालकता जो होती है, इनकी विद्युत चालकता जो होती है वो कैसी होती है दोस्तों? चालक और अचालक पदार्थों के बीच, चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। ठीक है, इनकी जो विद्युत चालकता होती है वो चालक एवं अचालक के बीच होती है, मतलब इनके गुण दोनों के गुण को मिला के बनते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें कौन से पदार्थ हैं? सिलिकॉन है, सिलिकॉन अर्धचालक में आएगा, सेमीकंडक्टर में आएगा। जर्मेनियम, कार्बन, ठीक है, कार्बन भी इसमें आएगा, और सेलेनियम, सेलेनियम। ध्यान दीजिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम, ये सब अर्धचालक में आते हैं, मतलब इसमें
कंडक्टर के भी गुण होते हैं और नॉन कंडक्टर के भी गुण, ठीक है, अर्धचालक में आते हैं। तो इस तरह हमने चालक, अचालक और अर्धचालक को पढ़ा समझा। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चीज़ों के साथ जो आपके लिए ज़रूरी है और उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।